नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, हमारी यहाँ पर चल रही हैं क्लासेस एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, साथ ही यूजीसी नेट की और यूपीएचई एससी की। तो आप लोगों को एक बात मैं बता देती हूँ कि कुछ यूनिट ऐसी होती हैं, कुछ इकाइयाँ ऐसी होती हैं, चाहे आप किसी भी साहित्य के किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, वो उसी से संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण हमारी इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास। इस पर मैं पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत आसान सी भाषा शैली में बहुत अच्छे ढंग से मैंने यहाँ पर पूरा हिंदी की जो भाषा है उसका विकास क्रम यहाँ समझाया है आप लोगों को। अभी मैंने यहाँ प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा पर वीडियो अपलोड की हैं। आधुनिक आर्य भाषा के बाद में हमारा बचता है हिंदी भाषा का जो भौगोलिक विस्तार है, यानी किस तरीके से आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत हम इसको देखते हैं भौगोलिक विस्तार को। उस भौगोलिक विस्तार को कैसे समझना है, उसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूँगी। ये वही चार्ट है जो हालांकि ये टाइप वाला मैटर नहीं है, पर आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ राइटिंग थोड़ी समझ आ जाएगी। थोड़ा रफली है, पर उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को यहाँ समझ आ जाए। मैं अपनी भाषा से आप लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास करूँगी। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आप प्लीज़ जो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट्स ज़रूर मुझे करके बताइएगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे प्रश्न यहाँ से आते हैं, और ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से मैं ये बात बता रही हूँ आप लोगों को कि इस यूनिट यानी इस इकाई से हिंदी भाषा के विकास से जो प्रश्न आते हैं, कम से कम 7 से 8 प्रश्न या 6 से 7 प्रश्न इस इकाई से ज़रूर आते हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने क्यों ना जा रहे हों। एचपीएससी के लास्ट 2017 के एग्ज़ाम में यहाँ से 7 से 8 प्रश्न आए थे गाइज़। तो आप लोगों के लिए ये इकाई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ कैसे प्रश्न बनते हैं वो मैं बता देती हूँ। कई बारी ये साधारण सा प्रश्न आ जाता है कि पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, या पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो शौर सैनी के अंतर्गत आती है। यहाँ देखो, हमने अपभ्रंश को भी उपभाषाएं और बोलियों को किस तरह से कैटेगराइज किया है। देखो, कैटेगराइज हमने किया है यहाँ पर अपभ्रंश, उसकी उपभाषा, बोली और क्षेत्र। जैसे हमने यहाँ शौर सैनी देखा है, तो शौर सैनी यहाँ 3 भागों में बटी हुई है, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अपभ्रंश से निकलने वाली जो शौर सैनी अपभ्रंश है उसको हम राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में बटा हुआ देखते हैं। और इसमें राजस्थानी हिंदी की जो बोलियां हैं, उनके क्षेत्र हैं, वो भी मैंने आगे यहाँ लिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, राजस्थानी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और ढूंढारी, जिसे जयपुरी कहते हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। ये झालावाड़, बूंदी, कोटा, हड़ौती। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो अपभ्रंश शौर सैनी अपभ्रंश है उसकी उपभाषा राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, पहले तो ये 3 आपको उपभाषाएं उसकी याद कर लेनी है। अब इनकी बोलियों की अगर बात आए तो बोलियां हमें याद करनी है, और बोलियां किस तरह से याद करनी है, आप एक एक पार्ट इसका लेकर के याद कर सकते हैं किस तरह से। जैसे उपभाषा की बात करी हमने राजस्थानी हिंदी, तो राजस्थानी हिंदी की बोली है मारवाड़ी। मारवाड़ी का क्षेत्र आता है आपका जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, उदयपुर, जालोर और बाड़मेर। मैंने यहाँ महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्र लिए हैं। और ऐसे ही मालवी की अगर हम बात करें राजस्थानी हिंदी में, तो मालवी में उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, यहाँ पर इस बोली का प्रयोग किया जाता है। मेवाती की बात करते हैं तो मेवाती अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मेवाती बोली जाती है। ढूंढारी और जयपुरी हड़ौती, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में बोली जाती है। तो राजस्थानी हिंदी की बोलियां, जो प्रमुख बोलियां हैं, इन चारों बोलियों के नाम अगर हम याद करते हैं तो माँ से 3 नाम हैं, जिसमें मारवाड़ी, मालवी और मेवाती है। ढूंढारी और जयपुरी भी इसके अंतर्गत आती है। इनके क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बारी जो प्रश्न आता है वो इस तरह से आ जाता है कि जो जैसलमेर है वो किस बोली का क्षेत्र है, तो मारवाड़ी का क्षेत्र है। या हड़ौती जो है वो किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ढूंढारी या जयपुरी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न आएंगे, और आप इस तरह से अगर चार्ट बना करके इसको याद करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और बहुत ही आसानी से आपको प्रश्न जो है वो याद हो जाएगा।
दूसरी बात करते हैं हम शौरसेनी के। अगर हम बात करें अपभ्रंश की शौरसेनी से निकलने वाली पहाड़ी हिंदी की, तो पहाड़ी हिंदी को हम देखते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली 2 भागों में बटी हुई है। ये 2 बोली जो है उसमें इसके अगर क्षेत्र देखते हैं तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जो है कुमाऊनी के हैं। गढ़वाली के हैं गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के जो आसपास के क्षेत्र हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये पहाड़ी हिंदी के क्षेत्र हो गए। इसके अतिरिक्त जो पश्चिमी हिंदी है वो बहुत अधिक पूछी जाती है गाइस। पश्चिमी हिंदी क्यों पूछी जाती है, पहले तो मैं इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को दे देती हूँ। पश्चिमी हिंदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ से एक सवाल आप लोगों को, 1 से 2 सवाल यहाँ से मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि पश्चिमी हिंदी को हम देखते हैं जो हमारी कहना चाहिए एक तरह से साहित्य है लिखा हुआ। प्रारंभिक साहित्य हम देखते हैं, चाहे हम भारतेंदु युग का देखें उससे पहले देखें, तो काफ़ी साहित्य ब्रज भाषा में रचा हुआ है ना। तो काफ़ी जो है पश्चिमी हिंदी में महत्वपूर्ण बात यही आती है कि एक तो ब्रज भाषा और एक खड़ी बोली, ये दोनों जो हैं बहुत विशेष बन जाती हैं, इसलिए इन्हीं के क्षेत्रों को भी बहुत पूछा जाता है और इनसे संबंधित प्रश्न भी अक्सर आ जाते हैं। यहाँ मैंने आकार बहुला और ओकार बहुला के अंतर्गत इनको डिवाइड कर दिया है, वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखो पश्चिमी हिंदी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसे याद करने के लिए आपको याद करना होगा, हमने पश्चिमी हिंदी को 2 वर्गों में डिवाइड किया है, ओकार और आकार बहुला में। ठीक है, ओकार बहुला के अंतर्गत आ जाती है आपकी ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। और ब्रज भाषा के जो क्षेत्र हैं उसमें उत्तर भारत और मध्य भारत, इस तरीके से हम अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, भरतपुर, करौली, धौलपुरी, ये कुछ ऐसी जगह पर हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो इधर आ जाता है आपका कानपुर है, हरदोई है, पीलीभीत, इटावा, और इधर शाहजहाँपुर जो है, कुछ इसके एरियाज़ जो हैं वो बटे हुए हैं, कन्नौजी के आ जाते हैं। और इधर जो है ये धौलपुरी और बदायूं, बरेली, ये क्षेत्र जो हैं वो ब्रज के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसको आप इसी तरह से याद रखिएगा, इन्हें उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के बीच में मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, सिंपल वे में आप लोग समझ लीजिएगा बस। ओकार बहुला के अंतर्गत ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली आते हैं। ब्रज के जो क्षेत्र हैं वो आप लोगों को पता है, मथुरा में ब्रज रही है, आगरा, बदायूं, अलीगढ़, बरेली, मैनपुरी, एटा, भरतपुर, करौली, धौलपुरी, ये ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ब्रज का मतलब भरपूर मात्रा में प्रयोग होता रहा है और ब्रज बोली जाती है। कन्नौजी की बात करें तो कन्नौजी, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर, इन वाले जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेली के लिए सबसे पहले झांसी का नाम आता है, फिर जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, होशंगाबाद, ये कुछ स्थान यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त अगर हम ध्यान से देखते हैं आकार बहुला को, तो आकार बहुला के अंतर्गत हमारा आ जाता है कौरवी, यानी कि खड़ी बोली। मैंने यहाँ लिखा भी है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खड़ी बोली हम देखते हैं, खड़ी बोली का विकास क्रम कहीं ना कहीं भारतेंदु युग से हम बढ़ता हुआ देखते हैं। आधुनिक जो हमारी भाषाएं हैं, आधुनिक भाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो उसमें खड़ी बोली का जो कहना चाहिए बढ़ चढ़ कर के प्रयोग होने लगा था, और ब्रज इसके बाद में खड़ी बोली आई है धीरे धीरे। तो खड़ी बोली के विकास के लिए बहुत सारे योगदान भी लोगों ने दिए हैं, बड़े बड़े साहित्यकारों ने जो है खड़ी बोली का प्रयोग करना शुरू किया था। तो प्रारंभ तो हमारा भारतेंदु युग से हो जाता है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ और इस तरीके से आगे ये जो प्रयोग है वो बढ़ता चला जाता है। हालांकि तब गद्य और पद्य की भाषाएं अलग अलग थीं। अगर हम बात करते हैं भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु युग में खड़ी बोली का प्रयोग गद्य के लिए होता था और जो ब्रज है उसका प्रयोग जो है वो आपका पद्य के लिए होता था। लेकिन धीरे धीरे खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों में आने लगी। भारतेंदु युग में ये जो है देखने के लिए मिला कि खड़ी बोली में अधिकांश जो गद्य है वो खड़ी बोली में लिखा गया और अधिकांश जो पद्य है वो ब्रज में लिखा गया। लेकिन धीरे धीरे जो है खड़ी बोली का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होने लगा साहित्य में, इसलिए जो खड़ी बोली है इसके क्षेत्रों को अक्सर पूछ लिया जाता है। ये आकार बहुला के अंतर्गत आती है, ये पूछ लिया जाता है, या किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, है ना। तो इस तरह से प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। इसके अगर क्षेत्रों की बात करते हैं तो रामपुर से हम शुरू करते हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला, मुजफ्फरनगर, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं कौरवी के, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं।
अगर हम बात करते हैं हरियाणवी की, तो दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक और पटियाला ये हरियाणवी के क्षेत्र हैं। दक्षिणी हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दक्षिणी की, तो ये अहमदनगर और बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, मुंबई ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर दक्षिणी का प्रयोग होता है। अब हमने यहाँ पर देख लिया है क्या, अपभ्रंश का पहला वाला रूप यानी कि शौरसैनी। ठीक है, शौरसैनी में हमने राजस्थानी हिंदी की उपभाषाओं की अगर बात करते हैं तो राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी हमने देख ली है, तीसरा पश्चिमी हिंदी हमने देख ली है। तीनों की जो बोलियां हैं वो हमने देखी और उनके क्षेत्रों पर हमने बात की। इसी तरह से अगर आप लोग शॉर्ट में भी अगर इसको लिख करके करते हैं ना तो भी हो जाएगा। शॉर्ट का मतलब मैंने यहाँ पूरा एक ही पेज पर लिखा है, आप लोग इसको थोड़ा बड़ा करके अपने हिसाब से 2-3 पेज पर भी मैनेज कर सकते हो, पर इसी तरह से इसको चार्ट को बनाइएगा, उससे आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी और आपको अलग जा करके इसको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत मेहनत से ही आप आसानी से सारी भाषाओं को, सारी बोलियों को याद कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं अपभ्रंश से निकलने वाली अर्धमागधी की, तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली है, आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह से प्रश्न आ जाता है कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ, मागधी, अर्धमागधी, या पूछ लिया जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न जैसे, या फिर इससे हम अलग ऐसे भी पूछा जा सकता है, शौरसैनी से हुआ है, अर्धमागधी से या मागधी से हुआ है। तो आप लोगों को बस जब चार्ट बना लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी में बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाता है अवधी। ठीक है, ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि अवधी भी जो है अवधी में बहुत रचनाएं हुई हैं, अवधी में भरपूर मात्रा में लेखन हुआ है एक समय में, तो अवधी भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है हिंदी साहित्य में, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो पूर्वी हिंदी में अवधी जो बोली है उसके क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर अवधी को बहुत अधिक बोला जाता है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो साहित्य भी जो है अवधी में भरपूर मात्रा में लिखा गया है। बघेली दूसरे नंबर पर बघेली आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, और तीसरा है छत्तीसगढ़ी। बघेली की अगर हम क्षेत्रों की बात करते हैं तो जबलपुर, रीवा, मुंडला, बालाघाट, दमोह, बांदा, ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, हमीरपुर ये कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, मुंडला, बालाघाट ये कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। बात करें छत्तीसगढ़ी की तो सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, नंदगांव, दुर्ग, रायपुर और ये खैरागढ़ी कुछ स्थान जो हैं वो छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से ये पूर्वी हिंदी का क्षेत्र आ जाता है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं उनके अंतर्गत वाले क्षेत्र आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो मागधी हमारे सामने आती है, और मागधी से निकलने वाली बिहारी हिंदी की बात करते हैं हम, तो बिहारी हिंदी, यहाँ पर बिहारी हिंदी की बोली की बात करें तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीनों इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और भोजपुरी की बात करते हैं तो भोजपुरी के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का बनारसी यानी वाराणसी, गाजीपुरा, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती, पूर्वी भाग में जो बस्ती का पूर्वी भाग है, बिहार का छपरा है, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, रोहतास, सासाराम, चंपारण जो झारखंड का है, रांची, पलामू, जो झारखंड से रांची और पलामू हैं ये दो स्थान जो हैं वो झारखंड के भी भोजपुरी के अंतर्गत आ जाते हैं। पलामू में दो बोलियों का प्रयोग होता है, पलामू में मगही भी बोली जाती है और पलामू में भोजपुरी भी बोली जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगर बात करें भोजपुरी के बाद दूसरे नंबर पर हमारी मगही आती है। यहाँ हम देखते हैं बिहार में बोलने वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बिहारी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, तो बिहार के क्षेत्रों में पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, औरंगाबाद, भागलपुर ये कुछ क्षेत्र हैं। झारखंड की बात करें तो पलामू, हजारीबाग ये हमारे लिए क्षेत्र आ जाते हैं। मैथिली की बात करें तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुत, उत्तरी संथाल परगना ये कुछ जो क्षेत्र हैं ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो गाइज़ मैंने पूरी कोशिश की है कि इन शॉर्ट आप लोगों को एक थोड़ा चार्ट भी दिख जाए और आप लोगों को आसानी हो जाए इसको याद करने में। इस तरह से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। और मैंने बोला था कि मैं चार्ट लेकर के आई हूँ, सो मैं यहाँ लेकर के आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी।
यहाँ पर हमारा हिंदी भाषा और उसका विकास क्रम मैं लगभग पूरा करा चुकी हूँ। और इसके अतिरिक्त जो हमारा इसमें अभी रह गया है वो पार्ट मैं देखूँगी, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा पार्ट हमारा यहाँ पर बचेगा अभी। उससे संबंधित भाषिक स्वरूप की अगर बात करते हैं तो थोड़ा भाषिक स्वरूप या जो भी हिंदी भाषा का राजभाषा संबंधित हमारा पूरा का पूरा चार्ट रह जाता है, जहाँ पर हम राजभाषा हिंदी को समझेंगे। राजभाषा हिंदी में उसका के जो भी नियम रह जाते हैं, जो संकल्प हैं राजभाषा हिंदी के, जिसमें हमें कुछ अनुच्छेदों को याद करना है, वो सारे अनुच्छेद जहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं, हिंदी की संवैधानिक स्थिति से प्रश्न आते हैं, उस पर हम अगली वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होगी। ज़रूर मिलती हूँ जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।